नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अब नया वर्ष स्टार्ट हो चुका है, हमें जो है निवेश करना चाहिए। निवेश में किस तरह से हमें डिसीजन लेना है, निवेश में कौन कौन सी सावधानियां रखना है, आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पधारे हैं श्री जयदीप बंसल जी, जो कि पेशे से सीए हैं और ये बहुत सारी विधाओं में जो है एक्सपर्टीज़ रखे हुए हैं। ये हमें आज जो हम चर्चा करेंगे उसके लिए जो है आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, सीधे प्रश्न कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0755-266-0049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर दिए गए हैं। चलिए चर्चा को हम स्टार्ट करते हैं। जयदीप जी, नया वित्तीय वर्ष आ चुका है, मार्केट को लेकर के हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं, बहुत सारी ऐसे समाचार आते हैं, न्यूज़ आती हैं, जिनको देख करके हम निवेशक, जनरल निवेशक जो है परेशान हो जाते हैं कि हमें निवेश कहाँ करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो इन सब बातों को, मार्केट आउटलुक या बिजनेस आउटलुक के बारे में आपका क्या विचार है? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे आपके कार्यक्रम में मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, मार्केट एक ऐसा फोर्स है जो किसी के कंट्रोल में नहीं आता। बिल्कुल सही बात वो किसी भी तरह का मैनिपुलेशन आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। और अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे पास काफ़ी उदाहरण है कि जब भी किसी भी तरह का मैनिपुलेशन होने की कोशिश की गई है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि मार्केट उस चीज़ का उसको डिबंक या उसको उसकी सच्चाई दिखा देता है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, उसकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है और मार्केट भी ग्रो हो रहा है। मार्केट में उस चीज़ का रिफ्लेक्शन भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की बात करें, ऑफ कोर्स आज जिस तरह की इकोनॉमी होती है, आज इंडियन इकोनॉमी इज़ एसोसिएट टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर हम देख रहे हैं कि अगर वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स थोड़ी सी डाउन भी हो रही है, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स में ग्रो हो रही है। अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि कई नेशंस जो इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रही थी, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है। कुछ देशों में पॉपुलेशन ग्रोथ है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है पूरे विश्व में जिसमें ना सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो रही है। तो जो हम बोलते हैं पॉपुलेशन डिविडेंड का जो असली बेनिफिट किसी विश्व में अगर कोई ले रहा है, वो तो वह इंडिया ही है। उस टर्म्स में हम देखें तो इंडियन इकोनॉमिक्स का जो आउटलुक है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और ना सिर्फ अभी, मुझे अभी लगता है लास्ट 10 और आने वाले और 10 सालों का भी मुझे जो आउटलुक है पॉजिटिव ही दिखाई देने वाला। क्या बात है। तो मतलब मार्केट आउटलुक को लेकर के इंडिया काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। इंडिया के निवेशकों को जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी है और साथ ही साथ जो है बिजनेस में भी ग्रोथ होने के चांसेस हैं या हो रहा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज। वेरी गुड। तो अब आप किन सेक्टर्स में एप्रोप्रिएट ग्रोथ या संभावित ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बेसिकली दो होता है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स। अगर हम ब्रॉडली बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं हमें समझने की ज़रूरत है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो इनपुट कॉस्ट होता है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वर्ल्ड मार्केट में आपका एज होने या ना होने में। आज भी काफ़ी ऐसे देश हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम है इंडिया से, not because just of infrastructure but other factors जैसे लेबर कॉस्ट एंड एवरीथिंग एल्स। सो उस बेसिस पे मैं मानता हूँ कि अभी भी इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है वह वर्ल्ड लेवल पे उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रहते हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर सर्विस सेक्टर पे फोकस करें तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम अपनी इंडियन ग्रोथ की बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक IT बूम आया है उसमें इंडिया ने अपना मैक्सिमम शेयर लिया है। और हम देख रहे हैं कि आज भी जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो इंडिया से ही आती है। लेकिन हमको ये एक और देखना पड़ेगा कि उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इंडिया को एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हम IT पर फिर से चर्चा करेंगे। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी नमस्कार। मैं जानना चाहता हूं, जो नया वित्त आया है इसमें हम 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो व्यापारी होते हैं उनके डेली पैसा आता है, नौकरी पेशे वाले जो महीना पैसा आता है, जो किसान होते हैं उनके 6 महीना 1 साल पे पैसा आता है। तो ये तीनों कैटेगरी इनको किस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए अपनी आमदनी के हिसाब से? जी नंद स्वरूप जी, अपना प्रश्न थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप? मैं
जानना चाहता हूँ कि किताब से हमारी आमदनी जैसे व्यापारी इनके डेली पैसा आता है, जो नौकरी पेशा के लोग हैं ये महीने में पैसा आता है, जो किसान है 6 महीना 1 साल में इनके पास अच्छा, पैसा अच्छा। आता है। तो तीनों कैटेगरी के लोगों को किस खेत में निवेश करना चाहिए जी, जी। आमदनी के हिसाब से? इनका प्रश्न है कि अलग अलग वर्ग के पास अलग अलग समय पर पैसा प्राप्त हो जाए, जैसे किसान को 6 महीने के बाद, नौकरी करने वाले को महीने के बाद, तो उन सबको कैसे निवेश करना चाहिए? देखिए जो आपकी इनकम साइकिल होती है वो हर किसी के लिए अलग होती है। जैसे हमने कहा कि फार्मर्स के लिए 6 महीने होती है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए 1 महीना होती है, लेकिन पैसा तो आपके बैंक में ही रखा रहता है ना। खर्च तो आपको उस लिमिटेड रिसोर्स में ही करना है। सो आपको एक डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में करते हैं तो अगर आप रेगुलरली करते हैं, अगर आप हर साल करते हैं तो आपको उसको हर साल को कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ का बहुत स्ट्रांगली बोलूँगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते आप 1 साल इन्वेस्ट करते हैं 10 साल भूल जाए, फिर 1 साल करिए फिर 5 साल भूल जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए और एक डिसिप्लिन होना चाहिए, होना। क्योंकि पैसा एक बार आ गया बैंक में है, खर्च तो आपके हाथ में ही है। तो मुझे लगता है कि नंदस्वरूप जी इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा, जैसा हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि आपको जिस इंटरवल पर पैसा मिल रहा है उस इंटरवल के अकॉर्डिंगली एक कंसिस्टेंसी बनाइए। एक लगातार निवेशक के तौर पर आप मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस में जहां भी निवेश कर रहे हैं बराबर निवेश करते रहिए, तो उससे जो है आपको आने वाले समय में बराबर लाभ मिलता रहेगा। यहां पर फोकस करिए कि आपको कितने इंटरवल पर पैसा प्राप्त हो रहा है, उसी इंटरवल के अकॉर्डिंगली आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करें, एक नियम बनाएं अपने फाइनेंशियली प्लानिंग का, और उसी के अकॉर्डिंगली निवेश करते हुए लाभ प्राप्त करें। और आजकल सरकार ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, इवन अब तो रूरल के भी लोग आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं यूजिंग बैंकिंग चैनल्स। हाँ, बैंकिंग चैनल्स भी काफ़ी कुछ जानकारियां जो है प्रोवाइड करती है, तो आप उसका भी ध्यान रख सकते हैं कि आप अपने आसपास के बैंकों में जाकर के वहां से विस्तार पूर्वक जानकारी ले लें और जानकारी लेकर के फिर जो है निवेश करें। बहुत अच्छी बात। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आईटी पर। आईटी सेक्टर में आपने कहा कि आने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और बहुत सारी चीजें जो है नई आ रही हैं जिनकी वजह से उस सेक्टर में ग्रोथ होने के चांसेस। जी जी। तो और हमसे एक दर्शक और जुड़ चुके हैं जी। तो अभी हम किसी तकनीकी कारण के उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ओके। तो हम जो चर्चा कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की वजह से आईटी सेक्टर में जो ग्रोथ दिख रही है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि बबल बस्ट काइंड ऑफ या कंटिन्यूअस हमें मिलेगा, या देखिए वो उसका तो फ्यूचर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए फ्यूचर इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थिंग कि हम किसी भी भविष्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हमें ये नहीं पता कि हम ये भी हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया इतना ग्रो कर जाए कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई सर्विसेज है वो वर्ल्ड को दे रहे हैं, वो हमारे लिए एक बेनिफिट भी हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर हमको देखना है सर्विस एक्सपोर्ट करना है तो एक होलिस्टिक सर्विस एक्सपोर्ट पे हमको फोकस करना चाहिए, जिसमें ना सिर्फ आईटी बट कि लीगल हो गया, अकाउंटिंग हो गया। मैं लंदन का पढ़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे लोगों को आज भी अकाउंटिंग सर्विसेज आउटसोर्स करनी है, तो मे बी जो इंडियन अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स है उस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। हम उससे ना सिर्फ पाउंड्स में अपनी आमदनी करेंगे बट हम देश का गौरव भी बढ़ाएंगे इंटरनेशनल, मतलब देश में फॉरेन करेंसी भी आएगी और देश का नाम भी बढ़ेगा। क्या बात है। तो निवेश करने के लिए वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ मैनेजमेंट जी कंसेप्ट में आप क्या सुझाव करते हैं कि ज़्यादा जरूरी क्या है, वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ मैनेजमेंट? देखिए यह कोई ज़रूरी बात नहीं होती, यह हमेशा एक सर्कमस्टेंशियल बात होती है कि आप किस सर्कमस्टेंस पे है। मेरे पास गाड़ी है, मैं उसका चाहूँ तो अपने आप के लिए प्रयोग कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो उसको एक टैक्सी की तरह पे उसको अर्निंग सोर्स कर सकता हूँ। अगर आपके पास जब एक्सेस पैसा पड़ा रहता है तब आप फोकस कर सकते हैं एसेट मैनेजमेंट के ऊपर, लेकिन जब आप जीरो पे खड़े तब आपका फोकस होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन पे, और फिर वेल्थ क्रिएशन के बाद आप वेल्थ मैनेजमेंट पे आते हैं। सो अनटिल अनलेस आपके पास फंड्स नहीं है, आप ऐसा मेरा मानना है कि आप वेल्थ मैनेजमेंट नहीं कर सकते। पहले आपको वेल्थ क्रिएट करनी है और फिर आपको उसको मैनेज करना है। कहने का मतलब वेल्थ मैनेजमेंट के पहले हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए वेल्थ क्रिएशन पे। तो वेल्थ क्रिएशन के सोर्सेस, जैसे अब आपने कहा कि व्यक्ति जीरो पर है, तो जनरली देखा जाता है कि एक मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय आय वाले जो लोग रहते हैं उनका हमेशा जो है वेल्थ, वो ये पाते हैं कि जितनी सैलरी है उतना ही खर्चा हो रहा है। तो उनके लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए आप क्या मंत्र देना चाहेंगे? देखिए ये आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि खर्चे बहुत होते हैं, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि लोग सेविंग पे
भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितने खर्चे होते हैं। अगर आप अपनी सेविंग करते हैं और सेविंग से फिर आप अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, उस पर आपको रिटर्न मिलेगा। तो जो सैलरी आ रही है उसमें तो आप अपना खर्चा चलाए रहे, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया मार्केट से उससे भी आपको रिटर्न होगा। तो जो आपका जो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम है वो उसमें आपकी वेल्थ बढ़ेगी। देखिए, और कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि नीड और वांट जैसी चीजों को अगर हम समझें जी कि क्या आवश्यक है, तो अपने खर्च पर भी हम कंट्रोल थोड़ा कर सा सकते हैं और कंट्रोल सेविंग बढ़ा करना। सकते हैं। देखिए, वेल्थ एक ऐसी चीज होती है जो ओवरनाइट नहीं बनती, इट टेक टाइम्स, और उसके लिए कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस, मतलब आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। और साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा सेविंग करें, अपनी ग्रोथ बढ़ाएं और अर्निंग करें। लालच ही एक सबसे ऐसी चीज है जो मार्केट में आपको सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर भी प्ले आउट कर जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब जो है जैसे नया इस साल का जो बजट आया है, करंट बजट में जी, निवेशकों के लिए कहाँ पे मौका है, किस तरह से हम आप सजेस्ट करेंगे कि निवेशक वहाँ पर बने रहें, या वहाँ पर जैसे आपने कहा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए निवेश में, तो उनका निवेश कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर पार्क होना चाहिए, डिप्लॉय होना चाहिए, जिससे उनको भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले? देखिए, यह बहुत ही एक इंडिविजुअल चॉइस होती है। उदाहरण के तौर पे मुझे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अगर अच्छे से समझता हूँ तो मैं अपने आप को एग्रीकल्चर की तरफ पुश करूंगा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मैं आईटी सेक्टर अच्छे से समझता हूँ तो मैं आईटी सेक्टर के लिए इन्वेस्ट करना प्रेफर करूंगा। मैं कभी किसी को ये नहीं सजेस्ट करता हूँ कि मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आपका क्या आउटलुक है, आप कहाँ अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं। अगर आपने बजट की बात करी तो एक चीज़ मैं बताऊँगा कि जिस तरीके से हम लास्ट 10 साल का बजट अगर हम उठा के एनालिसिस करें, तो जिस तरह के सरकार ने अपने बजट में कंसिस्टेंसी, मैं ऑफकोर्स ये शब्द को बहुत इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वेल्थ क्रिएशन इज अबाउट कंसिस्टेंसी। ये एक वेल्थ का एक इश्यू रहता है। सो जब तक अगर बजट, अगर देश का बजट अगर बहुत ही स्ट्रांग है, लोगों में, इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस है, तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसा रिटर्न आएगा ही। तो देखिए, क्योंकि जैसा आप कह रहे थे ग्रोइंग कंट्री है, पॉपुलेशन के टर्म्स में भी, सर्विसेज के सेक्टर में भी, तो दोनों सिचुएशन में जैसा आपका कहना है कि किसी भी सेक्टर में अगर निवेश करते हैं तो पैसा बनेगा ही। बिल्कुल सही बात है। और ज़्यादातर जो है वैसे देखा जाए तो लोगों का अट्रैक्शन बैंकिंग सेक्टर और एफएमसीजी पे तो एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, है ना। तो इस तरह से जो है देखा गया है कि नए बजट में निवेश के हर जगह पर, सब जगह अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पर हम निवेश बराबर करते रहे और उसका लाभ मिल सकता है। जी, बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन, हम एक रुकेंगे थोड़े से गुमशुदा व्यक्ति के बारे में जानकारी देने के लिए, उसके बाद हम फिर चर्चा को जारी रखेंगे। जी, गुमशुदा महिला अंजुबाई माहिरे, पति दीपक माहिरे, इनकी उम्र लगभग 38 साल, कद 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल, इकहरा बदन, साड़ी ब्लाउज पहनी हुई हैं, निवासी हैं मल्टी नंबर 103 मीरा नगर टंकी के पास से गुम हो गई हैं। जिस भी सदस्य को इनकी जानकारी मिले कृपया वो जो है हमें संपर्क करें। पिंकी मेवड़ा, उम्र लगभग 19 साल, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल, इकहरा बदन, जीन्स टी शर्ट पहनी हुई हैं, ग्राम अवंतीपुर, थाना मंडी, जिला सीहोर से गुम हो गई हैं। गुमशुदा बालिका मुस्कान भगत, पिता दिलेश्वर भगत, उम्र लगभग 17 साल, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, इकहरा बदन, लोअर टी शर्ट पहनी हुई हैं, निवासी शिवनगर नीलबढ़ से गुम हो गई हैं। गुमशुदा बालिका मानसी उइके, पिता मुन्नालाल, उम्र लगभग 17 साल, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल, इकहरा बदन, लेगी कुर्ती पहनी हुई हैं, निवासी ग्राम सरवर रातीबढ़ से गुम हो गई हैं। जिन भी सदस्य को इनकी जानकारी मिले ये दिए गए पते पर हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। पता पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल में संपर्क करके हमें सूचित करें। धन्यवाद। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहेंगे कि किसी निवेशक को किस तरह से निवेश करें जिससे इन्फ्लेशन का प्रभाव और उनके रिटर्न पर कम पड़े।
देखिए, इन्फ्लेशन एक वो डाकू है जो आपकी वेल्थ सबसे ज़्यादा खाता है। अगर आज मैं एक कार ख़रीदने की अगर कैपेसिटी रखता हूँ, तो वही कैपेसिटी अगर मैं 5 साल बाद भी रखता हूँ, गिवन कि जो इन्फ्लेशन से जो कार की प्राइस बढ़ी है, अगर मैं वही कैपेसिटी रखता हूँ तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक तरीके से हुआ है। बहुत आइडियलिस्टिक बात करें तो अगर हम इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमाते हैं तो इट्स एक्चुअली अ वेल्थ क्रिएशन। लेकिन अगर वर्स्ट के सिनेरियो में अगर हम इक्वल अमाउंट भी मैचअप कर लेते हैं इन्फ्लेशन के लिए, तो वह एक अच्छा तरह का वेल्थ मैनेजमेंट में गिना जाएगा। ऑफ कोर्स हम इन्फ्लेशन को कभी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत चीज़ें इवन सरकार के हाथ सरकार के भी ऊपर नहीं होती है। जैसे इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हो गया, एनर्जी क्राइसिस, हम विश्व में देख रहे हैं कि उसमें किसी का लगाम कोई नहीं रोल है, नहीं, कोई मतलब भूमिका नहीं है जी। सो इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स हमेशा ही रहेगा और ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी आप इन्फ्लेशन को कम से कम इन्फ्लेशन को मीट तो कर सके। इससे संबंधित जानकारी आप अपने एडवाइजर्स से लिए, किसी से भी समय समय पर लेते रहें और उसके अकॉर्डिंगली अपडेट करते रहें। बिल्कुल सही बात है। अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपका क्या, क्योंकि निवेश का वो भी आजकल एक युवाओं में काफ़ी क्रेज हो गया है, माध्यम हो गया है निवेश के लिए, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है निवेश भी कर रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर हम स्टैटिक्स में बात करें तो हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहा है और बहुत शॉर्ट टर्म में दे रहा है, जो बहुत ही एक अट्रैक्टिव एसेट दिखता है सभी के लिए। हो सकता है, लेकिन है नहीं वो, क्योंकि क्रिप्टो की जो वैल्यूएशन होती है वह एक बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बेसिस पे होती है। अगर हम शेयर्स की बात करें तो कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है, बैलेंस शीट होती है, उसके बेसिस पे हम डिराइव कर सकते हैं। अगर ऑयल हुआ या फिर गोल्ड हुआ तो हम इंटरनेशनल इंडेक्सेस से भी उसको कंपेयर करके एक जानकारी, एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। द पॉइंट इज एक प्राइस डिराइव मैकेनिज्म है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वह एक परसीव्ड वैल्यू है और उसका कोई एक प्राइस मैकेनिज्म नहीं है। यह मेरा एक मानना है कि क्रिप्टो की वैल्यू ये हो सकती है, आपका कुछ और हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और वही डिफरेंस एक इन्वेस्टर्स के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है। भले ही वो शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स देता है, मैं कभी अपने किसी भी इन्वेस्टर को ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप क्रिप्टो में आपका एक मेजर पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करें। आप मिनिमम, अगर आपको शौक है तो एक ऐसा इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो का कि अगर जो पूरा नुकसान भी हो जाए तो आपको कोई वो नहीं। लेकिन अगर आप उधार लेके अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वह एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी होती है इन्वेस्टमेंट की। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इनसे सावधान, कई बार क्या रहता है कि इनसे संबंधित फ्रॉड भी बहुत होते हैं। तो वो फ्रॉड कैसे होते हैं और क्या, किस तरह से उन पे बचाव किया जा सकता है? देखिए, डिजिटलाइजेशन से जितना हम फ़ायदा है उतना हमें नुकसान भी है। हम देखते हैं काफ़ी ऐप्स, मोबाइल ऐप्स आते हैं जो ऐसा आपको वादा करते हैं हम आपको डबल डिजिट रिटर्न भी देंगे बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट, बट हमको ये समझने की ज़रूरत है कि वो मोस्टली अनरेगुलेटेड रहते हैं। वो आपसे एक बार पैसे लेने के बाद उनका रिटर्न की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है, या फिर वो अगर रेगुलेटेड भी होते हैं तो वो बोल सकते हैं कि इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बट इसलिए कहीं ना कहीं कंज्यूमर को इस मामले में ज़्यादा अवेयर होना चाहिए। जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको थोड़ा उनको समझना चाहिए कि क्या ये इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इट्स अ इंटरमीडिएटरी। Are they providing a platform to invest in a mutual fund, or are they investing in the mutual funds? क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको नहीं पता कि वो कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म एक तरीका होता है कि हम रेगुलेटरी से बचने के लिए उनके थ्रू कर सकते। इसमें थोड़ा कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए। हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा काफ़ी स्कीम्स चलाई जाती है कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए अगेंस्ट सच फ्रॉड्स। तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि थोड़ा सा अलर्ट होके या जानकारी इकट्ठा करके या किसी एक्सपर्ट्स की सलाह लेके आप जो है। हम पहले देखते थे OTP फ्रॉड्स आते थे, अब डिजिटल फ्रॉड्स होने लगे हैं। हाँ, मतलब समय के साथ ये जो फ्रॉड के स्टेजेस हैं वो चेंज हो रहे हैं और बदलते रहेंगे, और वो हमेशा सरकार से एक कदम आगे ही रहेंगे। एग्जैक्टली। तो मतलब दर्शकों, आप जो है इस बात से सावधानी लें या सावधानी बरतें, जब आप निवेश करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो किसी भी एक्सपर्ट का सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, या तो आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा आसान होता है डिजिटल फ्रॉड में फंसना या अच्छा, इनका कहीं कोई प्लेटफॉर्म भी है जहां पर ये जाकर के अपने डिजिटल फ्रॉड होने के बाद या किसी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड होने के बाद उसकी शिकायत कर सकें या वहां पर जो है नोटिस कर सकें? देखिए, इसको रिप्लाई करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लालच इज अ फर्स्ट स्टेप टू बीइंग चीटेड। लेकिन
कई बार लोग फंस जाते हैं, काफ़ी जेन्युइन इन्वेस्टर्स भी फंस जाते हैं। आरबीआई अगर आपके साथ किसी भी तरह का बैंकिंग फ्रॉड होता है तो आरबीआई का इन्वेस्टमेंट स्कीम रहती है जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड या मार्केट रिलेटेड कोई भी आपके पास शिकायत होती है तो सेबी प्लेटफॉर्म जो सेबी होता है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है आपकी कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए, और बहुत इफेक्टिवली और टाइमली मैनर में बहुत सेबी और आरबीआई इस चीज़ का डिस्बर्स करते हैं। ओके, तो दर्शकों आप जो है इनसे संबंधित जानकारी अपने ओम्बड्समैन वगैरह में जाकर के जो है कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और वहाँ से सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो मैं रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड मार्केट की जो मैं बात कर रहा था, सेबी और आरबीआई जनरली रेगुलेटेड मार्केट पे ही इफेक्टिवली कर सकते हैं, बट अगर अनरेगुलेटेड होता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वो तो फिर साइबर क्राइम वगैरह जाकर के उनको करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा किसान भाई हैं, युवा हैं, तो किसान भाइयों के लिए सबसे पहले आप क्या सजेशन देंगे इस नए वित्तीय वर्ष में निवेश के लिए? अभी हम देखें कि जिस तरीके से बैंकिंग चैनल आज देश के सभी कॉर्नर में पहुंच चुके हैं, रूरल जगह भी पहुंच चुकी है। बैंकिंग सर्विस जो बैंकिंग है आज ऐसी सर्विसेज देता है जो प्रमोट करता है सभी लोगों को जो इतने फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है उनको भी मदद करता है इन्वेस्ट करने के लिए। मेरा ऐसा सजेशन है कि जो किसान भाई है वो अपने बैंक जाके इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके पास भी एक आज अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वित्तीय वर्ष में आमजन और युवाओं के लिए आपके पास क्या संदेश है निवेश के संबंध में? जी देखिए, युवा आज मैं थोड़ा युवा पे इसलिए बोलना चाहूँगा कि मैं खुद युवा हूँ। हर किसी की एक जो इन्वेस्टिंग साइकिल होती है डिफरेंट होती है। मिड एज के लिए अलग होगी, रिटायरमेंट के लिए अलग होगी, हम जैसे यूथ के लिए अलग रहेगी। अगर मैं यूथ ओरिएंटेड बोलूँ तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको थोड़ा अवेयरनेस आपको अपनी मेहनत से अवेयरनेस लानी पड़ेगी। फिर आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ हमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और जब आप ये दोनों चीज़ कर लेते तो फिर आप में ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि वह आप रेगुलरली करें। अब मैं जैसे मैं पहले भी बोला कि एक बार करके आप फिर 10 साल के लिए भूल ना जाए, ऐसा ना हो। फिर वो या फिर अगर आपको करना है भी तो वो एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल होता है। फिर आप उसको एक अलग तरीके से, फिर उसका रिटर्न भी अलग रहेगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जब तक आप ऑब्जेक्टिव अपने आप के बारे में क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप गोल ओरिएंटेड नहीं होंगे, तब तक जो है आप सही तरीके से प्लान नहीं कर पाएंगे। और मैं यूथ के लिए एक और चीज़ बोलूँगा कि भले ये अभी बहुत जल्दी है, बट यूथ को आज से अपना पेंशन पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने फ्यूचर या लेटर स्टेज के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो लेटर एज में हम बचने के लिए हमें अभी से पेंशन के बारे में भी सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे दर्शकों को खूब ढेर सारी बातें जो है आपने सावधानियां बताई और निवेश की अपॉर्चुनिटीज़ बताई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इसमें बुलाया। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा कि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक बार निवेश करके आपको भूल नहीं जाना चाहिए, बार बार निवेश करते रहना चाहिए, और जिस तरह से आपकी आय प्राप्त हो, जितने इंटरवल पर आपकी आय प्राप्त हो रही हो उसी इंटरवल से आप निवेश करने की भी कोशिश करिए। ये जो है आपके लिए इस वर्ष निवेशित रहने का एक मूल मंत्र हमारे एक्सपर्ट ने दिया। अगले सप्ताह में फिर हम मिलेंगे नई जानकारियों के साथ और चर्चा फिर आगे हम बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।